चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाने का क्या फ़ायदा है या चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर हम लोग क्यों बनाते हैं। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि वो आप लोगों के डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर की मुआवनत के लिए आप लोग लगाते हैं कि अगर आपके नंबर ऑफ़ यूज़र ज़्यादा हैं और आप लोग ये चाह रहे हो कि एक डीसी को पर सारे का सारा बर्डन ना हो, बल्कि उसके लोड को शेयर किया जाए, लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो उस मकसद के लिए हम लोग जो है एक से ज़्यादा जो है उसका एडिशनल डोमेन कंट्रोलर लगा दें, एक या दो, ये जितने भी हम लोगों का नंबर ऑफ यूज़र पर डिपेंड करता है या हम लोगों के नेटवर्क के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। माइक्रोसॉफ्ट भी रिकमेंड करता है कि एक डोमेन एनवायरनमेंट में कम से कम 2 डोमेन कंट्रोलर होने चाहिए। 2 क्यों होने चाहिए कि अगर एक डोमेन कंट्रोलर आप लोगों का फेल हो जाए तो ताकि क्लाइंट कंप्यूटर्स जो है वो उनको सारी की सारी सर्विसेज जो है वो मिलती रहें। अच्छा, जब हम लोग नया डोमेन कंट्रोलर लगाते हैं, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर लगाते हैं, तो वो पहले डोमेन कंट्रोलर से सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी अपडेट जो है वो ले लेता है, वो सारा कुछ रेप्लिकेट कर लेता है। रेप्लिकेट का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। मिसाल के तौर पर उसके पास अगर हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया हुआ था पहले डोमेन कंट्रोलर लाइक WDS टेस्ट के नाम से, या हम लोगों ने कुछ मशीनों का हम लोगों ने डोमेन ज्वाइन करवाई हुई थी या कुछ यूज़र बनाए हुए थे। अब ये देखें कि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के अंदर वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली आ गई, यानी रोल शोल ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं। रोल एक अलग चीज़ है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि रोल क्या होता है। यानी रोल ट्रांसफ़र किए बगैर भी उसके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन पूरी डोमेन की आ जाती है। कितने यूज़र बने हुए हैं, कितने ग्रुप बने हैं, कितनी ग्रुप पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, कितने ओयूज़ बने हुए हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं, क्या क्या सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह क्या कुछ हुआ है। अच्छा, अब अगर आपने चेक करना है कि आपके डोमेन कंट्रोलर्स आपस में रेप्लिकेट हो भी रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए हम लोग एक कमांड यूज़ करते हैं, रैप एडमिन /REPL समरी। रैप एडमिन /REPL समरी वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि हमारे पास इस वक्त 2 डोमेन कंट्रोलर DC01 DC02 और उनके रेप्लिकेशन इंटरवल बता रहा है, और बता रहा है कि रेप्लिकेशन के दौरान कितने उन्होंने ट्राइज की और कितने एरर्स हैं, कितने रेप्लिकेशन के अटैम्प्ट्स जो है फेल हुए। फेल अटैम्प्ट्स वो 0 दिखा रहा है, यानी रेप्लिकेशन के अंदर कोई एरर नहीं है, रेप्लिकेशन बिल्कुल सही हो रही है। अभी आपके सामने मैं पहले वाला जो डोमेन कंट्रोलर है, जो हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर था, इसके अंदर मैं एक नया ओजू बना लेता हूँ। मैंने सिंपल राइट क्लिक किया, न्यू ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, टेस्ट के नाम से मैंने एक ओजू बनाया। टेस्ट के नाम से एक ओजू बनाया। इस ओजू के अंदर मैं एक नया यूज़र बना लेता हूँ। यूज़र का नाम दिया फॉर एग्जाम्पल मैंने ABC के नाम से मैंने एक यूज़र बनाया टेस्ट ओजू के अंदर। ठीक है, अभी हम ये चेक करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के पास भी आई या नहीं है। ठीक है, इमीडिएटली आएगी या कुछ देर के बाद आएगी। ठीक है, हम लोग एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के अंदर हैं। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के अंदर आके हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर के अंदर आए। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर को खोला, टेस्ट के नाम का ओजू भी आ गया और उसके अंदर मौजूद ABC का यूज़र भी आ गया। ठीक है, तो वो आपस में रेप्लिकेट हो रहा है। अब ये रेप्लिकेशन की क्या स्ट्रेटेजी है, कितनी देर के बाद ये रेप्लिकेट होते हैं आपस में, ये वो आप डिफाइन कहाँ से करोगे? वो उसके लिए आप लोग एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज के अंदर आ जाओगे। एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज के अंदर बाय डिफॉल्ट आप लोगों के पास एक लिंक मौजूद होगा, डिफॉल्ट फर्स्ट साइट, जो कि पहले से खुद ही बन जाता है। डिफॉल्ट फर्स्ट साइट के अंदर ये आपके पास दोनों की इंफॉर्मेशन आ रही है, DC01 भी आ रहा है, DC02 भी आ रहा है। ठीक है, अब इनके रेप्लिकेशन इंटरवल क्या, आप राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ पे हैं, स्केड्यूल पे हैं, 4 टाइम पर आवर इसका रेप्लिकेशन इंटरवल है, यानी 1 घंटे में 4 बार ये रेप्लिकेट होता है। आप इसको ट्वाइस पर आवर करना चाहो, वंस पर आवर करना चाहो, आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ से रेप्लिकेशन इंटरवल हम लोग इसका चेंज कर सकते हैं। अगर एक डोमेन कंट्रोलर को दूसरे से आप लोगों ने रेप्लिकेट करवाना हो तो वो हम लोग कहाँ से करवाते हैं? उसके लिए सिंक आल के अलावा अब मिसाल के तौर पे DC02 के ऊपर है उस वक्त में, अब मैं चाह रहा हूँ कि DC01 के साथ रेप्लिकेट हो जाए, तो मैं यहाँ से सिंपल इसके ऊपर क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके रेप्लिकेट नाउ पे क्लिक करूँगा। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रेप्लिकेट द कनेक्शन।
ठीक है। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन थी वो इसने क्या कर दी, सिंक कर दी हुई। आप इस तरीके से किसी भी उसके ऊपर क्या नाम अपना डीसी को किसी दूसरे डीसी के साथ आप लोग रेप्लिकेट करवा सकते हैं। अच्छा, ये एक CD03 की इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। CD03 क्या चीज़ है? याद है कि हम लोगों ने लास्ट टाइम एक बनाया था, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर हम लोगों ने बनाया था। ठीक है, ये CDC उसकी इन्फॉर्मेशन आप चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर की आ रही है। अच्छा, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, बाद में देख लें। अच्छा, अभी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जो है एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं FSMO रोल। FSMO स्टैंड्स फॉर फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर वर्जन। फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन। ये जो आप लोगों का डोमेन कंट्रोलर होता है, जो आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर होता है, उसके पास 5 एक्टिव डायरेक्टरी के खास किस्म के रोल होते हैं। उनके अंदर सबसे पहला रोल है वो स्कीमा मास्टर का। स्कीमा मास्टर की डेफिनेशन क्या बता रहा? अच्छा, स्कीमा मास्टर हमारे पूरे डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर एक ही होता है। जो हमारा सबसे पहला सर्वर होता है ना पूरी नेटवर्क हायरार्की के अंदर, अगर हमारे पास मल्टीपल डोमेन्स हैं, सिंगल फॉरेस्ट बना होगा, सिंगल फॉरेस्ट मल्टीपल डोमेन है। मिसाल के तौर पे MCITP हमारी पेरेंट डोमेन है, उसके अंदर हम लोगों ने बनाया स्टूडेंट डॉट MCITP या लर्निंग डॉट MCITP या ट्रेनिंग डॉट MCITP या टीचर्स डॉट MCITP, यानी मुख्तलिफ चाइल्ड डोमेन नहीं है। जो स्कीमा मास्टर होगा वो MCITP का पहला डोमेन कंट्रोलर भी होगा। बाय डिफॉल्ट जो आपका सबसे पहला ग्लोबल कैटलॉग सर्वर होता है, जो आपके नेटवर्क हायरार्की के अंदर जो सबसे पहला प्राइमरी सर्वर होता है, वही आपका स्कीमा मास्टर होता है। स्कीमा मास्टर करता क्या? द स्कीमा मास्टर डोमेन कंट्रोलर कंट्रोल ऑल अपडेट्स एंड मॉडिफिकेशन टू द स्कीमा। अब ये स्कीमा क्या चीज़ होती है? स्कीमा बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी का एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है? कि एक्टिव डायरेक्टरी का आर्किटेक्चर के बारे में बताता है कि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर डेटा किस तरीके से स्टोर होगा। आप लोगों में से अगर किसी का प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड है, या किसी को पता है कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम वगैरह C लैंग्वेज में या किसी भी दूसरी लैंग्वेज में लिखते हैं, वो किस तरीके से लिखते हैं, उसके अंदर हम लोग जो है कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। फिर वेरिएबल्स के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप के वैल्यूज उसमें पास करते हैं, सेव करते हैं। कुछ के अंदर हम लोग इंटीजर टाइप की वैल्यूज सेव करते हैं, कुछ के अंदर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक डेटा सेव करते हैं, कुछ के अंदर हम लोग बुलियन की वैल्यू सेव करते हैं। इंटीजर का मतलब होता है कि जो आप लोगों का डिजिट्स होते हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स का मतलब ये होता है जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। अब कि किस फील्ड के अंदर कैरेक्टर स्टोर होगा, किस फील्ड के अंदर डिजिट स्टोर होगा, ये जो हम लोगों का प्रोग्राम है, ये हम लोगों की जो डेटाबेस है वो डिफाइन करती है। जो डेटाबेस जो मेटाडाटा होता है उसके अंदर जाके ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं कि अब अगर मिसाल के तौर पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है तो डेट ऑफ बर्थ किस फॉर्मेट में हो, या मिसाल के तौर पर अगर किसी की एज लिखनी है तो एज के लिए न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होगी उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक डेटा उसमें स्टोर नहीं होगा। अब स्कीमा जो है, हम लोग जब कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, मिसाल के तौर पर हम लोगों ने एक यूज़र बनाया, यूज़र का नाम है जफ़र रहमान। अब उसका जो लॉगिन नेम है वो है जफ़र। ये कहाँ पे जाकर स्टोर हो गया? स्कीमा में जाकर स्टोर हो गया। उसका फर्स्ट नेम क्या है? जफ़र। उसका लास्ट नेम क्या है? रहमान। उसका डिस्प्ले नेम क्या? फॉर एग्जाम्पल डिस्प्ले नेम है उसका मोहम्मद जफ़र रहमान। तो अब ये जो सारी चीज़ें कि फर्स्ट नेम क्या होगा, लास्ट नेम क्या होगा, डिस्प्ले नेम क्या होगा, लॉगिन नेम क्या होगा, सैम आईडी क्या होगी, यूपीएन क्या होगा, उसका ईमेल एड्रेस क्या होगा, उसका फ़ोन नंबर क्या होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, उसका मैनेजर क्या होगा, उसका सिटी कौन सा होगा, उसका कंट्री कोड कौन सा होगा, ये सारी की सारी चीज़ें ये पर्टिकुलर कुछ कॉलम्स में, कुछ टेबल्स में जाकर स्टोर होती हैं। वो टेबल्स और वो कॉलम हमें कौन सी चीज़ प्रोवाइड करती है? वो एक्टिव डायरेक्टरी को जो स्कीमा है, यानी एक्टिव डायरेक्टरी बेसिकली क्या है? एक डेटाबेस है। उस डेटाबेस के अंदर एक्चुअली किसी भी ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की एट्रीब्यूट जहां पे जाकर स्टोर होते हैं उसको क्या कहते हैं? स्कीमा। तो पूरे नेटवर्क के अंदर एक ही सर्वर होता है जिसको बोलते हैं स्कीमा मास्टर, जो स्कीमा लेवल के ऊपर कोई भी चेंज कर सकता है। सर मैंने सर स्कीमा ये पढ़ा था कि एक जो टेबल है उसमें जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जी मान लीजिए पर्सन है, एक टेबल शुरू होता है उसका रोल नंबर या स्टूडेंट आईडी, इसमें जो एट्रीब्यूट्स के नाम होते हैं ये स्कीमा में होते हैं, जबकि जो वैल्यूज होती हैं वो टेबल्स में स्टोर होती हैं एट्रीब्यूट्स के नीचे। तो यानी टेबल के नाम और उनकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनके एट्रीब्यूट्स की जो लेंथ है वो सब स्कीमा में होती है। ये सही बोला सर? मैं आपको मेरा ख्याल कोई और बात नहीं कर रहा, मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले यही अर्ज की है कि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आपका एक्चुअल डेटा जाके जो आपका जो है ना वो स्टोर होता है। कि ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन, एक्टिव डायरेक्टरी के जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है? कोई यूज़र भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई ग्रुप भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, और या कोई कंप्यूटर भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। और ऑब्जेक्ट, इनकी इंफॉर्मेशन प्लस इनके तमाम एट्रीब्यूट्स,
एट्रीब्यूट्स अभी आपको मैंने गिनवाया कि फर्स्ट नेम एक एट्रीब्यूट है, लास्ट नेम एक एट्रीब्यूट है, डेट ऑफ बर्थ एक एट्रीब्यूट है, लॉगिन नेम एक एट्रीब्यूट है। ये सारी की सारी चीज़ें जिस जगह पर जाकर स्टोर होती है उस चीज़ को स्कीमा बोलते हैं। यानी एक्टिव डायरेक्टरी का जो एक्चुअल डेटा जो एक्टिव डायरेक्टरी की जो जहाँ होती है वो आप लोगों का स्कीमा होता है। जब भी हम लोग अपने नेटवर्क के अंदर कोई नया सर्वर लगाते हैं, मिसाल के तौर पर हम लोग कोई ईमेल सर्वर लगाते हैं, या हम लोग ऑफिस शेयर पॉइंट सर्वर लगाते हैं, या हम लोग लिंक सर्वर लगाते हैं, या हम लोगों ने क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो हमें स्कीमा को मॉडिफाई करना पड़ता है, स्कीमा को एक्सटेंड करना पड़ता है, स्कीमा को तैयार करना पड़ता है। स्कीमा को तैयार करने से क्या मुराद है कि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर कुछ प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट्स तो हैं। तो मिसाल के तौर पे एक यूज़र है, यूज़र का फर्स्ट नेम ये होगा, यूज़र का लास्ट नेम ये होगा, ठीक है, इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब हम लोगों ने ईमेल सर्वर लगाना, अब ईमेल सर्वर ने भी कुछ इन्फॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर करनी है। अब ईमेल सर्वर उसी ऑब्जेक्ट के अंदर आगे एक फील्ड ही मौजूद नहीं होगी तो उसमें इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्कीमा को एक्सटेंड करना पड़ेगा, यानी स्कीमा के अंदर को नई फील्ड ऐड करनी पड़ेगी। आप यूँ कह सकते हैं आसान में समझने के लिए, आप यूँ कह सकते हो कि स्कीमा को मॉडिफाई करेगा, स्कीमा को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर एक्सचेंज सर्वर के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप का। डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप का मतलब ये है कि हम लोग एक ग्रुप को ईमेल करें और तमाम के तमाम यूजर्स को चले गए। या एक्सचेंज के अंदर एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं एलियस, जो यूनिक होता है पूरे के पूरे ईमेल सर्वर के अंदर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है किसी ईमेल यूजर की। अब एक्सचेंज सर्वर जो है ना, ये यूजर्स को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया, यानी यूजर ताकि इसके जरिए से ईमेल कर सके। अब मिसाल के तौर पर आल तो पहले एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ईमेल एड्रेस की एक फील्ड होती है। किसी भी यूजर की आप प्रॉपर्टीज लेना तो वहाँ पे एक ईमेल एड्रेस की फील्ड होती है। अब हम चाह रहे हैं कि हमने एक यूजर के मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस सेव करने हैं। अब एडी के अंदर किसी यूजर के ऊपर अगर आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाओ, वहाँ तो ईमेल एड्रेस की सिर्फ एक ही फील्ड आ रही है। अब उसके बाकी जो एडिशनल एसएमटीपी एड्रेसेस है वो कहाँ पे जाकर स्टोर होंगे, तो उसके लिए पहले हमें वो कॉलम क्रिएट करने पड़ेंगे ना, यानी हमें स्कीमा को मॉडिफाई करना पड़ेगा, स्कीमा को एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब स्कीमा को मॉडिफाई कौन कर सकता है, स्कीमा को एक्सटेंड कौन कर। अच्छा, ये चीज़ें ना फ्रेंकली स्पीकिंग मैं आपको काफ़ी आगे आने के बाद, एक डेढ़ माह पढ़ने के बाद अब बता रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जिस तरह अभी आप लोग बोर हो रहे हो ना, तो अगर मैं शुरू में बिल्कुल आप लोगों को बताता ना तो सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल ऊपर से गुजरती। और ये जो है ना एक्टिव डायरेक्टरी का थ्योरेटिकल पोर्शन है। आल दो प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन इस सेंस के अंदर नहीं है कि रूटीन ऑपरेशन के अंदर इसका कोई काम नहीं होता है इसमें, लेकिन ये है कि बाहर का फिर भी कि जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जब किसी को भी इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे हो सकता है वो आपसे वो चीज़ पूछ लें। हाँ, कि अगर आप किसी अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हो और आपको कोई बहुत ज़्यादा टेकी किस्म की आप लोगों की जॉब, बहुत ज़्यादा टेक्निकल किस्म की आप लोगों की जॉब है, तो फिर आप लोगों को इन चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करना भी पड़ेगा। कि वो कहेंगे कि स्कीमा को एक्सटेंड कर दो, या रोल्स को ट्रांसफ़र कर दो, या रोल्स को सीज कर दो। आल दो ये चीज़ें रोल कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, रोल कैसे सीज करते हैं, मेटा डाटा कैसे क्लीन करते हैं, चीज़ें अभी मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगे। तो अभी फिलहाल इसको थोड़ा सा हजम करने की कोशिश करेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी के 5 रोल होते हैं, जिसमें जो सबसे पहला रोल है वो स्कीमा मास्टर का। स्कीमा क्या चीज़ है कि मिसाल के तौर पे एसन एक यूज़र है। अब एसन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कि एसन की डिफरेंट प्रॉपर्टी से क्या मुराद है कि एसन का मैनेजर कौन है, एसन का फर्स्ट नेम क्या, एसन का लास्ट नेम क्या, एसन की डेट ऑफ बर्थ क्या, एसन की सिटी क्या, एसन का कंट्री कौन सा, एसन का डिपार्टमेंट कौन सा, एसन की ऑर्गेनाइजेशन कौन सी। ये चीज़ें कहाँ पे जाकर स्टोर होंगी, ये सारी के सारी ये एसन के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। अब एट्रीब्यूट्स की वैल्यू, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, एक यूज़र जो है, यूज़र एक ऑब्जेक्ट है। अब यूज़र के जो इस किस्म की जो चीज़ें ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लॉगिन नेम वगैरह, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन ये जहाँ पे जाकर स्टोर होती है उसको बोलते हैं स्कीमा। एक्टिव डायरेक्टरी का जो सबसे पहला रोल जो हमारे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के पास होता है उसको बोलते हैं स्कीमा मास्टर, ठीक है। और जो एडमिनिस्ट्रेटर स्कीमा को मॉडिफाई कर सकता है वो हमारा एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है। जो एडमिनिस्ट्रेटर हमारा स्कीमा को मॉडिफाई कर सकता है वो हमारा बाय डिफॉल्ट एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर होता है। आल दो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर एक स्कीमा एडमिन के नाम से एक अलग से सेपरेट एक ग्रुप भी बना होता है। आप लोगों ने वेरीफाई करना हो कहाँ से करोगे आप एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आ जाओगे। एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आने के बाद यहाँ से आप यूजर्स पे क्लिक करोगे। यूजर्स पे क्लिक करने के बाद ये सबसे नीचे आपके पास एक ग्रुप आ रहा है, ये स्कीमा एडमिन के नाम से, ठीक है। जो स्कीमा एडमिन
के जो मेंबर होता है ना, स्कीमा एडमिन का जो मेंबर होता है वो स्कीमा के अंदर चेंजिंग कर सकता है, एक्टिव डायरेक्टरी के स्कीमा के अंदर चेंजिंग कर सकता है। बाय डिफॉल्ट जो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होता है ना, वो स्कीमा एडमिन का, डोमेन एडमिन का और एंटरप्राइज एडमिन तीनों का मेंबर होता है। आप मेंबर्स पे क्लिक करें और देखो बता रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है, अच्छा मैंने भी आपसे कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर तीनों ग्रुप का मेंबर है। अब हम लोगों ने चेक करना कि एडमिनिस्ट्रेटर तीनों ग्रुप का वाकई मेंबर है ही नहीं। आप एडमिनिस्ट्रेटर यूजर पर डबल क्लिक करें और आप मेंबर ऑफ पे क्लिक करें, क्या बता रहा है, ये डोमेन एडमिन का मेंबर भी है, ये एंटरप्राइज एडमिन का मेंबर भी है और स्कीमा एडमिन का मेंबर है, ये तीनों ग्रुप का मेंबर है। आप लोग अभी कह रहे थे कि जी हमें पॉलिसी के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, तो पॉलिसी के अंदर आप ये भी चेक कर लेना कि ग्रुप पॉलिसी क्रिएटर ऑनर के आपके पास परमिशन है भी या नहीं। जिस यूजर से आप लोग ग्रुप पॉलिसी लगा रहे हो, अगर उसके पास ग्रुप पॉलिसी क्रिएटर ऑनर के ये वाले इस ग्रुप की मेंबरशिप ना हो ना, तो तब भी जो ग्रुप पॉलिसी को आप लोग एडिट नहीं कर सकते। क्या बात से बात सामने आ गई? एक्टिव जी जी उसमें सर हम एक डोमेन बनाते हैं, पहले डोमेन पसंद जी जी mcat.com। जी जी उसके बाद फिर सर हम उसका कोई चाइल्ड डोमेन बनाते हैं, एडीसी बनाते हैं, फिर हम एक और डोमेन बनाते हैं जो उससे इंडिपेंडेंट है उसी फॉरेस्ट में, हाँ जी उसको हम कह देते हैं mcsc.com। ठीक है। तो सर इसमें से मास्टर स्कीमा मास्टर स्कीमा मास्टर सिर्फ पहले वाला होगा, पेरेंट जो होता है ना रूट उसी के पास होगा। बाकी रोल जो है ना चाइल्ड डोमेन के पास हो सकता है, लेकिन स्कीमा मास्टर यूनिक होगा, सिर्फ एक ही होगा। जो हायरार्की में सबसे टॉप के ऊपर होगा, सबसे ऊपर होगा, सिर्फ वही होगा स्कीमा मास्टर। ठीक है। Once the schema update is complete, it is replicated from the schema master to all other DCs in the directory. To update the schema of the forest, you must have access to the schema master. There can be only one schema master in the whole forest. तो एक्टिव डायरेक्टरी के पूरे फॉरेस्ट के अंदर सिर्फ सिर्फ एक ही स्कीमा मास्टर होता है, एक ज्यादा स्कीमा मास्टर नहीं हो सकता। एक्टिव डायरेक्टरी का जो दूसरा रोल है वो है डोमेन नेमिंग मास्टर। The domain naming master domain controller controls the addition or removal of the domains in the forest. कि आपने अपने फॉरेस्ट के अंदर मजीद चाइल्ड डोमेन लगाने हैं या आपने किसी डोमेन को रिमूव करना है, आपने कोई नया डोमेन कंट्रोलर लगाना है, कोई एडिशनल डोमेन कंट्रोलर लगाना है, कोई नई ट्री बनानी है आप लोगों ने, ये सारे काम कौन करता है, किसके पास अथॉरिटी होती है? ये डोमेन नेमिंग मास्टर जो है ना वो इन तमाम चीज़ों को हैंडल करता है, इन तमाम चीज़ों को मैनेज करता है। ठीक है। आपने अगर अपना एक नया डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करना है या एक नई चाइल्ड डोमेन आपने बनानी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जिस सर्वर के पास डोमेन नेमिंग मास्टर का रोल है वो अलाइव हो, कि वो जिंदा हो, वो अवेलेबल हो। अगर डोमेन नेमिंग मास्टर आपका अवेलेबल नहीं होगा तो आप नई डोमेन नहीं बना सकते या एग्जिस्टिंग डोमेन को आप रिमूव नहीं कर सकते। This DC is the only one that can add or remove domain from the directory. It can also add or remove cross references to the domains in the external directories. There can be only one domain naming master in the whole forest. एक्टिव डायरेक्टरी के जो 5 रोल जो अभी आपको मैं बता रहा हूँ ना कि FSMO फ्लेक्सिबल सिंगल ऑपरेशन मास्टर, ये बेसिकली 5 रोल हैं जिसके अंदर से स्कीमा मास्टर और डोमेन नेमिंग मास्टर ये मल्टीपल नहीं हो सकते, ये सिर्फ एक एक सर्वर के पास ही होंगे। और बाय डिफॉल्ट जो हमारा पहला डोमेन कंट्रोलर होता है, बाय डिफॉल्ट उसके पास पांचों के 5 रोल होते हैं। बाय डिफॉल्ट उसके पास पांचों के 5 रोल होंगे, स्कीमा मास्टर भी, डोमेन नेमिंग मास्टर भी, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर भी, पीडी सिमुलेटर भी, रीड मास्टर भी। ठीक है। अब ये पांचों भी मैं डिटेल से आप लोगों को सारों के बारे में बताता हूँ। जो स्कीमा मास्टर और डोमेन नेमिंग मास्टर, स्कीमा यानी स्कीमा लेवल के ऊपर चेंजिंग करेगा, कोई नए एट्रीब्यूट्स आप लोगों ने ऐड करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं, स्कीमा पे एक्सटेंड करना, मॉडिफाई करना। डोमेन नेमिंग मास्टर क्या करता है कि नया डोमेन आपने लगानी है या एग्जिस्टिंग डोमेन को आपने रिमूव करना है। जो सबसे टॉप हायरार्की में सबसे ऊपर जो बैठा होता है ना डोमेन कंट्रोलर, उसके पास ये दो होते हैं। बाकी इसके अलावा आप जितने चाइल्ड डोमेन आप बनाते जाओगे, हर एक के पास बाकी तीनों रोल होंगे। हर एक डोमेन के पास अपने अपने तीनों रोल होंगे, लेकिन स्कीमा मास्टर और डोमेन नेमिंग मास्टर सिर्फ यूनिक होगा एंटायर फॉरेस्ट में, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 25-26 डोमेन है, उन सबकी एक पेरेंट डोमेन है, जो पेरेंट डोमेन है उसके पास स्कीमा मास्टर और डोमेन नेमिंग मास्टर के रोल होंगे, बाकी सारे चाइल्ड के पास अपने अपने तीनों रोल होंगे। ठीक है जी 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 कर सकते हैं। तीसरा रोल है जी इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर।
इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर जो है ना, ये ऑब्जेक्ट्स की यूनिक आइडेंटिफिकेशंस को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। ऑब्जेक्ट की यूनिक आइडेंटिफिकेशन से क्या मुराद है? एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर अगर आपने, अल्लाह आपको तौफीक दे इसकी बुक पढ़ने की, इसके अंदर एक चीज़ आप लोग पढ़ोगे देखोगे जिसको बोलते हैं डीएन। डीएन स्टैंड्स फॉर डिस्टिंग्विश नेम। डिस्टिंग्विश नेम एक ऐसी वैल्यू होती है कि जो कि पूरी की पूरी डोमेन के अंदर आप लोगों की एक यूनिक होती है। या इसके अंदर आप लोग एक टर्मिनोलॉजी पढ़ोगे देखोगे GUID। GUID स्टैंड्स फॉर ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफिकेशन। या एक चीज़ आप लोग इसमें पढ़ोगे देखोगे सिड। सिड स्टैंड फॉर सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन। अब सिड को मैनेज करना या GUID को मैनेज करना, यानी आपने अगर एक ऑब्जेक्ट अगर बनाया, अब उस ऑब्जेक्ट का डिस्टिंग्विश नेम क्या होगा, ये डिस्टिंग्विश नेम को मैनेज करना, सारे ऑब्जेक्ट्स की सिड को प्रिजर्व करना, सारी के सारी ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफिकेशन को मेंटेन करना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर की जिम्मेदारी होती है। और हर डोमेन के अंदर अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर है। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने अगर एक डोमेन आप लोगों ने बनाई है mcitp.com, तो mcitp.com के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर होगा। अब उसके चाइल्ड में आप लोगों ने एक और डोमेन लगा दी जिसका नाम है student.mcitp.com, तो student.mcitp.com के पास अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर होगा। ठीक है, ये क्या करता है? यूजर्स की या ऑब्जेक्ट्स की डिस्टिंग्विश नेम्स को, उनकी GUIDs को या सीड्स को मैनेज करता। इनकी खास तौर पे ज़रूरत तब पड़ती है जब हम लोग मल्टीपल डोमेन्स के माबैन ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाते हैं। ठीक है, ट्रस्ट रिलेशनशिप का मतलब ये हमें चाह रहे हैं कि एक डोमेन से बैठ के दूसरी डोमेन, जो ये किसी दूसरे फॉरेस्ट की हम लोग किसी चीज़ को एक्सेस करना चाह रहे हैं, जब हम लोगों ने यूज़र्स की मैपिंग करवानी है कि इस यूज़र ने इस चीज़ को एक्सेस करना, तो तब वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंसिडर होती है या बहुत ज़्यादा वहाँ पे ये चीज़ इस्तेमाल होती है। सारे डीएन GUID वैसे में यूनिक होंगे। जी, यूनिक होते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये GUID है, इसके बारे में हम लोगों को कहाँ से पता लगेगा। मिसाल के तौर पर अभी हम लोगों ने एक यूज़र बनाया ABC। हम लोगों ने एक यूज़र बनाया ABC। ABC का DN क्या है, डिस्टिंग्विश नेम इसका क्या है, वो आप लोगों को कहाँ से पता लगेगा? इसके लिए आप व्यू के अंदर आओगे और यहाँ से आप एडवांस फीचर पे क्लिक करोगे। व्यू के अंदर आगे आपने एडवांस फीचर पे क्लिक किया। अब आपने इस यूज़र पर राइट क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आ गए। प्रॉपर्टीज़ पे आने के बाद यहाँ से आप आगे एट्रीब्यूट एडिटर पे। एट्रीब्यूट एडिटर पे आने के बाद यहाँ से आप, ये डिस्टिंग्विश नेम की फील्ड है, ये वो क्या बता रहा है? CN ABC कॉमा OU टेस्ट DC MCITP DC कॉम। इसका मतलब क्या है? कॉमन नेम उसका ABC है, उसका ऑर्गेनाइजेशन यूनिट टेस्ट है, उसके डोमेन कंट्रोलर उसका जो MCITP, और उसके बाद उसके पूरे डोमेन FQDN जो है .com। ठीक है, ये उसके यानी कि उस यूनिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ABC के नाम से एक यूज़र इसके चाइल्ड के अंदर भी हो सकता है। इसके जो चाइल्ड हम लोगों ने बनाया ना डोमेन, स्टूडेंट डोमेन, उसके अंदर भी ABC के नाम से हम लोग यूज़र बना सकते हैं। ठीक, लेकिन उसका डेफिनेटली उसका डिस्टिंग्विश नेम चेंज होगा। अब जिस तरह, अब मिसाल के तौर पे उसके अंदर भी हम लोग टेस्ट OU के अंदर ही ABC यूज़र बना रहे हैं, तो उसका डिस्टिंग्विश नेम कैसे होगा? CN ABC OU टेस्ट DC इज इक्वल टू स्टूडेंट, DC इज इक्वल टू MCITP, DC इज इक्वल टू कॉम। उसका इस तरीके से डिस्टिंग्विश नेम होगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम यही ABC किसी और OU में भी बना सकते थे, वो उसका बिगिन डिफरेंट हो जाएगा, स्ट्रिंग डिफरेंट हो जाएगी, बना सकते नहीं, हम लोग जो है ना विद इन डोमेन, विद इन डोमेन एक ही डोमेन के अंदर रहते हुए, एक ही डोमेन के अंदर रहते हुए हम लोग मुख्तलिफ OUs के अंदर सेम नाम के यूज़र बना सकते हैं। लेकिन यूज़र की जो यूनिक रखने वाली चीज़ है वो उसका क्या है? वो उसके सैम ID जो है ना, सैम ID या प्री विंडोज़ 2000 लॉगिन, वो उसका चेंज रखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अभी हम लोग एक नया, आपको मैं एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा देता हूँ, नया एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बना लेते हैं टेस्ट 1 के नाम से। पहले हम लोगों ने टेस्ट के नाम से बनाया, अब मैं टेस्ट 1 के नाम से बना रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि टेस्ट 1 के अंदर भी मैं यूज़र एक बनाऊँ ABC के नाम से। न्यू यूज़र ABC, जैसे नहीं मुझे बनाना देगा या नहीं? यहाँ से नहीं बनाने देना चाहिए इसको। The user login name you have chosen is already in the enterprise। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको? ये इसका जो ABC डिलीट कर दो। नहीं, आपको ये वो जो प्री विंडोज 2000 लॉगिन है ना, ये आपको चेंज करना पड़ेगा। इसको आपने कर दिया ABC1 मिसाल के तौर अभी लॉगिन नेम नहीं चाहिए, पर, यही change करना। नीचे पूरी होगी। अब अब कर लेगा ये।
अच्छा, इसको मैं अगर सपोज ABC रहने देता हूँ, उसको ABC बंद कर लेता हूँ। तब भी दिक्कत हो जाएगी। The pre-Windows System login name you have chosen is already in the use. Choose another pre-Windows System login name. अगर इसको मैंने कर दिया ABC बंद कर दिया, अब इसको नेक्स्ट किया, ठीक है, लॉगिन कि विद इन डोमेन की आप लोगों की ये दो वैल्यूज आप लोगों की चेंज होनी चाहिए। हम लोग एक और काम भी कर सकते हैं। एक और काम हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने एडी के अंदर मल्टीपल यूपीएन ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल यूनिवर्सल प्रिंसिपल नेम ऐड कर सकते हैं। अभी तो आ रहा है ना mcitp.com, मिसाल के तौर पे हम लोग चाह रहे हैं कि जी mcitp के लिए mcts.com कर दें या cisco.com कर दें या linux.com कर दें। अब ये मल्टीपल यूपीएन हम लोग कहाँ से ऐड करेंगे? मल्टीपल यूपीएन ऐड करने के लिए आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट के अंदर आओगे, यानी बाद औक़ात इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। मिसाल के तौर पर सिनेरियो ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आप जो सपोज NTC का एम्प्लॉई हो, NTC ने अपनी जो डोमेन बनाई हुई है ntc.local के नाम से बनाई हुई है, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि उनके यूजर्स के जो ईमेल एड्रेस कंप्यूटर पे जब लॉगिन करें तो NTC लोकल पे करें, लेकिन उनके जो ईमेल एड्रेसेस वगैरह उनके वो उनके बाय डिफॉल्ट बने ntc.gov.pk, इस तरह के उनके बने, ईमेल एड्रेस भी, लिंक एड्रेस भी, शेयर पॉइंट का एड्रेस भी। तो वो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक नया यूपीएन ऐड कर लेंगे। नया यूपीएन कहाँ से ऐड करते हैं? एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट के अंदर हो गया, अपनी डोमेन के ऊपर फॉरेस्ट के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे आ जाओगे, यहाँ पे तो देखें आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट हायरार्की में सबसे ऊपर जो है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे, अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स, मैं एक मुतबादिल यूपीएन रखना चाह रहा हूँ, MCTS में फॉर एग्जाम्पल रखना है mcts.com, ऐड किया मैंने, एक ने कर दिया linux.com। सर ये ऐसी है जिसका हॉटमेल और live.com वो डिफरेंट यूपीएन बने हुए हैं। अच्छा, एक मैंने कर दिया cisco.com, ऐड किया, अप्लाई किया। अच्छा, अच्छा, अब ये देखें मैं नया एक यूज़र बना रहा हूँ, नया मैंने एक यूज़र बनाया ABC के नाम से, ABC के नाम से मैंने एक नया यूज़र बनाया। तो इसके अंदर वो पूछ रहा है कि ये मैंने कहाँ पे जाके चेंजिंग्स की थी अभी, उसको एक बार मान लिया करना पड़ेगा दोबारा, इसमें ऐड हो गई थी अभी। मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ ref admin /c with no error। जी, GUID जो है ना आपके पूरे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पूरे फॉरेस्ट के अंदर आप लोगों की यूनिक होती है यूज़र की। SID कहते हैं किसी भी यूज़र की जो है सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन। GUID और SID एक ही चीज़ के दो मुख्तलिफ नाम हैं, एक ही चीज़ के दो मुख्तलिफ नाम हैं। डोमेन लेवल के ऊपर हम लोग उसको बोलते हैं SID कहते हैं, फॉरेस्ट लेवल के ऊपर हम उसको GUID बोलते हैं। मैंने एक नया यूज़र क्रिएट किया यहाँ पे ABC के नाम से। अब ये देखें पहले ये चीज़ नहीं आ रही थी, अब वो बता रहा, पूछ रहा, कह रहा है कि आपने यूज़र बनाना। अब मैं मिसाल के तौर पर बनाता हूँ abc@mcts.com, उसको लॉगिन नेम ABC करते हैं। अच्छा, अब देखें अब वो बनाने देगा, मैं नहीं बनाने दे रहा, क्यों? उसका यूपीएन तो चेंज हो गया लेकिन प्री विंडोज को हम लॉगिन चेंज नहीं हुआ। अगर मैं इसको ABC बंद करता हूँ, अब बनाने दे रहा, अब देखें ABC के नाम के दो यूज़र बनाने दे रहा, एक ही डोमेन के अंदर बनाने दे रहा। क्यों बनाने दे रहा? पहले वाले का यूपीएन है abc@mcitp.com और दूसरे का यूपीएन है abc@mcts.com। अभी आपको मैं दिखा भी देता हूँ। अच्छा, अब मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे MCITP के ऊपर, यहाँ पे मैंने कहा कि ABC सर्च करो वगैरह के दो यूज़र हैं जिनका नाम है ABC। अब मैं यहाँ पे कॉलम डिस्प्ले करवा रहा हूँ, चूज कॉलम पे आया, मैंने इसको कहा कि यहाँ पे मुझे
इनके कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन दो। मैंने कहा मुझे एक इनका सैम आई डी दिखाओ यहाँ पे, लॉगिन नेम प्री विंडोज 2000 लॉगिन, और यूपीएन लॉगिन नेम प्री विंडोज 2000 लॉगिन, एक लॉगिन नेम हो गया, प्री विंडोज 2000 लॉगिन हो गया। प्री विंडोज 2000 लॉगिन इसका क्या है, ABC1, इसका ABC, डिस्प्ले नेम दोनों का ABC है, लेकिन जो यूपीएन है पहले वाले का abc@mcts.com, दूसरे वाले का abc@mctv.com। ये समझ लगी? सॉरी, GUID देखनी हो किसी भी यूज़र की, आप लोग ADSI एडिट के जरिए आप लोग सारा काम कर सकते हैं। ADSI एडिट के जरिए हम लोग दे सकते हैं। अच्छा, आपको अभी तक मैंने 3 रोल बताए हैं। स्कीमा मास्टर जो है वो स्कीमा लेवल को चेंज नहीं करता है, आपने एक्टिव डायरेक्टरी में नए एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं, ठीक है, रिमूव करने हो, स्कीमा को मॉडिफाई करना हो। दूसरा डोमेन नेमिंग मास्टर, कि कोई नई डोमेन ऐड करनी हो या रिमूव करनी हो। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, कि जो के ऑब्जेक्ट्स की यूनिक वैल्यूज़ को मैनेज करता है या स्टोर करता है। स्कीमा मास्टर और डोमेन नेमिंग मास्टर जो है पूरे फॉरेस्ट लेवल के ऊपर पूरी एंटरप्राइज के अंदर यूनिक होंगे, यानी सिर्फ एक ही हो, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर हर डोमेन के अंदर अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर उसका हो सकता है। सर एक उसमें था, मतलब उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ पिछली स्लाइड में कि should be held by a domain controller that is not a global catalog server. ग्लोबल ये रिकमेंडेशन लिखी हुई है, लेकिन अभी हमारे सिनेरियो के अंदर ऐसे ही है कि हमारा ग्लोबल कैटलॉग भी है और उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर भी है। यानी कि उनमें रिकमेंडेशन लिखी है कि माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड ये करता है कि जो ग्लोबल कैटलॉग है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर को नहीं रखना चाहिए। उसकी रीज़न में नीचे बता रहा है कि क्यों नहीं रखना चाहिए। तो देन उसके बाद रिलेटिव आईडी मास्टर यानी रीड मास्टर जिसको बोलते हैं। The read master is responsible for processing read pull requests from all domain controller in a particular domain. When a DC creates a security principal object such as a user or group, it attaches a unique security ID to the object. This SID consists of a domain SID, this same for the all SIDs created in a domain, and a relative ID that is unique for each security principal. ये भी रिलेटिव आईडीज़ को मैनेज करने का मतलब ये है कि जब हम लोग कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, जब भी हम लोग कोई नया यूज़र बनाते हैं या जब भी हम लोग कोई नया ग्रुप बनाते हैं, तो डोमेन लेवल के ऊपर उस यूज़र की या उस ग्रुप की अपनी एक सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन जो है ना, जो उसकी बिल्कुल यूनिक होती है। यूनिक का मतलब ये है कि जो उसकी सिक्योरिटी आईडी है ना, वो किसी और के पास नहीं होगी। यानी जितने ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, अगर आपने मिसाल के तौर पर खुरम के नाम के आपने 5 यूज़र बनाए, खुरम के नाम के 5 यूज़र बनाए एक ही डोमेन के अंदर, ठीक है। एक आपने फॉर एग्जाम्पल कर दिया खुरम@mctv.com, एक आपने कर दिया खुरम@mcts.com, एक कर दिया आपने खुरम@linux.com, एक कर दिया खुरम@cisco.com। आपने 4-5 यूज़र बना दिए, हर यूज़र की अपनी अपनी सिक्योरिटी आईडी जो है वो यूनिक होगी। हर यूज़र की अपनी अपनी सिक्योरिटी आईडी जो है उसकी यूनिक होगी। अब रीड आईडी क्या चीज़ होती है? जब आप किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी एक रिसोर्स के साथ, रिसोर्स से मुराद ये है कि आपका कोई फोल्डर हो सकता है, आपकी कोई फाइल हो सकती है, या आपका कोई प्रिंटर वगैरह हो सकता है। आप जब NTFS सिक्योरिटी आप लोग लगाते हो, NTFS सिक्योरिटी है कि आप उसके ऊपर फोल्डर के ऊपर या फाइल के ऊपर आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाते हो, सिक्योरिटी के टैब पर क्लिक करते हो, वहाँ पे जो ऊपर वाला पोर्शन आता है उसको बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। आपको दिखा देता हूँ, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास फोल्डर है, आप इसको राइट क्लिक करें, सिक्योरिटी के अंदर है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। और ये यहाँ पे क्या आ रही है?
इसकी एक्सेस कंट्रोल एंट्री, बल्कि लकीली यहाँ पे दिखा रही है। ये जो आप ये दिखा रहा है ना कि S-1-1-2-1-146, ये आपको एक बड़ा सा नंबर दिखा रहा है आपको, ये दिखा रहा ना आपको एक नंबर, ये बेसिकली इस यूज़र की सिड है, ये इसकी इस यूज़र की सिड है, सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे से पूछा था कि एड्रेस को कहाँ से देख सकते हैं ये। तो अब जो रीड पूल मास्टर होता है वो क्या करता है कि जब हम लोग इस तरह की कोई सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं या हम लोग सिक्योरिटी लगाते हैं कि किस ऑब्जेक्ट ने किस रिसोर्स को किस हद तक एक्सेस करना है, तो क्या करते हैं सिड के साथ हम लोग रिलेटिव आईडीज़ को हम लोग बाइंड करते हैं। तो सिड के साथ रिलेटिव आईडीज़ को बाइंड करना जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, रीड मास्टर की है। और रीड मास्टर भी आपके नेटवर्क के अंदर मल्टीपल हो सकते हैं, हर डोमेन के अंदर अपना उसका एक रीड मास्टर हो। ये मेरे से स्लाइड ले लेना, इस स्लाइड्स के अंदर जो है ना सारे एग्जैक्ट मैं ज़ाहिर है वो एक एक चीज़ की तशरीह तो नहीं कर रहा, एक एक लाइन पे मैं वो ट्रांसलेट तो नहीं कर रहा, ये आप खुद पढ़ लेना। पॉइंट कहने का मकसद ये होता है ताकि वो उसको क्या कहते हैं एक्सेस में जितना उसको अलाउ जी जी, एग्जैक्टली इसका मतलब है कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो है ना वो बताती है कि कौन कौन एक्सेस कर सकता है इसको और किस हद तक एक्सेस कर सकता है, वो एक्सेस कंट्रोल एंट्री बताती है। ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको एक ACL बोलते हैं, नीचे वाला जो पोर्शन है उसको ACE बोलते हैं। सारी आईडी भी यूनिक होती है यार इस रिसोर्स की नहीं, रिलेटिव आईडीज़ तो आपकी जो है ना हर एक domain कॉमन हो सकती हैं आपकी, लेकिन जो आपकी सीड जो होती है ना वो आपकी यूनिक होती है। सीड यूनिक होती है, रिलेटिव आईडी आपकी यूनिक नहीं होती है, रिलेटिव आईडी आपकी कॉमन हो सकती है। लेकिन सबसे आखिरी जो है वो आप लोगों का रोल है PDC एमुलेटर। PDC एमुलेटर जो है बेसिकली जो आपके डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर जो टाइम को जो मैनेज करना है, टाइम मैनेज करने से मुराद है कि अगर क्लाइंट कंप्यूटर का टाइम और होगा और डोमेन का टाइम और होगा तो वो क्लाइंट कंप्यूटर डोमेन के ऊपर लॉग इन नहीं हो सकेगा, या तमाम डोमेन कंट्रोलर्स के टाइम को आपस में सिंक करना है। उसके लिए हम लोग जो विंडोज़ का एक टाइम सर्वर लगाते हैं, विंडोज़ के अंदर बाई डिफ़ॉल्ट एक विंडोज़ टाइम सर्विस होती है जिसको W32 टाइम के नाम से, जिसको हम लोग W32 टाइम के नाम से विंडोज़ 2000-2003 के अंदर हुआ करते थे। 2008 के अंदर थोड़ा सा इन्होंने इसका आर्किटेक्चर इसका चेंज कर दिया होगा। जो टाइम को मैनेज करना है ना डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो आपके PDC एमुलेटर की है। जितने आपके डोमेन कंट्रोलर्स हैं उन तमाम डोमेन कंट्रोलर्स का टाइम एक जैसा रहे, उनके टाइम को मैनेज करना, टाइम को कॉन्फ़िगर करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी आपके PDC एमुलेटर की है। The PDC emulator is necessary to synchronize time in an enterprise. Windows 2000-2003 include the W32 time Windows time service that is required by the Kerberos authentication protocol. All Windows 2003 based computer within an enterprise use a common time. The purpose of the time service is to ensure that the Windows time service uses a hierarchical relationship that control authority and does not permit loops to ensure appropriate common time usage. ये ना हो कि टाइम की कन्फ्लिक्शन आ रही हो या हर DC का अपना अपना टाइम हो, तो इन चीज़ों को, इस टाइम की कन्फ्लिक्शन को मैनेज करने के लिए एक रोल होता है एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर स्पेशली, जिसका नाम होता है PDC एमुलेटर। ठीक है, मैं जिस तरह शुरू में आपसे अर्ज की कि रूटीन में तो ये चीज़ें आप लोगों के अमूमी तौर पर यूज़ नहीं होती, लेकिन अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी की निटी ग्रिटी के अंदर जाते हो या आप एडवांस लेवल के ऊपर उसको स्टडी करते हो या आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई हाई टेक्निकल किस्म की जॉब है, फिर आप लोगों का बात चीज़ों का पड़ेगा। बात बता ये होता है कि हमारे डोमेन के अंदर जो हमारा टाइम जो है वो हमारा ख़राब हो जाता है, या DCs आपस में टाइम सिंक नहीं कर रहे होते, इसका मतलब कि PDC एमुलेटर के साथ प्रॉब्लम है। अब टाइम सर्वर को जो है वो फिक्स करने की, उसको मैनेज करने की, उसको सेट करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए फिर आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। आपने कोई सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, आपने कोई एंटी सिक्योरिटी लगानी है, कोई शेयर लेवल परमिशन वगैरह आप लोगों ने सेट करनी है, कोई सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों ने खड़ा करना है, उसके लिए आप लोगों को पता हो कि GUID क्या होती है, सीड क्या होती है, या रीड क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो उसके लिए रिलेटिव आईडी मास्टर जो है आपको उस रोल के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप लोगों ने अगर स्कीमा को एक्सटेंड करना है
तो उसके लिए आपको स्कीमा की भावना होनी चाहिए और आपके पास राइट होना चाहिए स्कीमा मास्टर का। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर क्या करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर जो है सर हमारे GUID यूनिकनेस जो है ऑब्जेक्ट्स की वो ऑब्जेक्ट्स की यूनिकनेस जो है वो बरकरार रखना, वो मैनेज करना, यानी डिस्टिंग्विश नेम मैनेज करना, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर की। और डोमेन नेमिंग मास्टर क्या करता है कि आपने कोई नई डोमेन लगानी हो या डोमेन को आप लोगों ने रिमूव करना हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके? डोमेन नेमिंग मास्टर। एक बार मैं जल्दी से उसको रिवाइज कर रहा हूँ। स्कीमा मास्टर, स्कीमा लेवल के ऊपर कोई चेंज करना हो, स्कीमा को एडिट करना हो, एक्सपेंड करना हो, नए एट्रीब्यूट्स ऐड करने हो। डोमेन नेमिंग मास्टर को नई डोमेन ऐड करनी है या रिमूव करनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर डिस्टिंग्विश नेम्स को मैनेज करता है। रिड मास्टर क्या करता है? सिड की और रिलेटिव आईडीज़ के एसोसिएशन बनाता है। और पीडी से एमुलेटर आप लोगों के टाइम को मैनेज करता है। ये 5 रोल होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फेस्मो रोल। ठीक है, अब ये हमें पता कैसे लगेगा कि फेस्मो रोल किसके पास है? तो 2-3 तरीके हैं उसको देखने के। एक तरीका तो ये है कि आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट में हो, कमांड प्रॉम्प्ट पे आके यहाँ पे आप कमांड दोगे नेट डॉम स्पेस क्यूरी FSM, नेट डॉम क्यूरी FSM। अभी हमारा स्कीमा मास्टर भी DC01, डोमेन नेमिंग मास्टर भी DC01, PDC एमुलेटर, रीड पूल मास्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, सारे के सारे रोल DC01 के पास है। नेट डॉम कमांड, कमांड का सिंटैक्स जिसमें पिंग के कमांड है एग्जीक्यूशन। अच्छा, अब यहाँ पे ना 5 डिफरेंट सर्वर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली पहले दो या आपके पेरेंट के पास ही होते हैं, तो किसी और के पास होते ही नहीं है। उसके बाद मल्टीपल सिस्टम्स के ऊपर हम लोग स्कैटर्ड फॉर्म में हम लोग रख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे 2 सिनेरियो हैं। पहला सिनेरियो ये है कि हमारे पास ऑलरेडी विंडोज़ 2003 का डोमेन कंट्रोलर चल रहा था। हमारे पास विंडोज़ 2003 का एक डोमेन कंट्रोलर चल रहा था। हम लोगों ने जिस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया या जहाँ पे एज सिस्टम एडमिन काम कर रहे हैं, हमें यह टास्क दिया गया है कि 2003 को अपग्रेड करो 2008 के ऊपर, 2003 को अपग्रेड करो 2008 के ऊपर। अब आप लोगों ने 2008 का साथ में एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर लगा दिया। जब एडिशनल डोमेन कंट्रोलर लगाया तो 2008 के पास भी सारे यूज़र ग्रुप ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आ गई, लेकिन फेस्मो रोल तो पहले वाले के पास ही है। अब हम क्या करेंगे? अब हम रोल ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम रोल क्या करेंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे, पहले वाले से दूसरे वाले के पास भेज देंगे। एक चीज़ होती है रोल को ट्रांसफ़र करना और एक चीज़ होती है रोल को सीज करना। सीज करने का मतलब होता है मुंजमद कर देना। अगर आप लोगों का प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर अगर आप लोगों का क्रैश कर दे, यानी फोत हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो फिर उस केस के अंदर जाहिर है जब प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर जिसके पास फेस्मो रोल थे वही ख़त्म हो गया तो ट्रांसफ़र तो नहीं कर सकते। अब हम लोग दूसरे वाले डोमेन कंट्रोलर के ऊपर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को जाकर रोल को सीज करेंगे। उसे कहेंगे कि भाई जो कुछ है तुम खुद ही हो, तो तुम सारे के सारे कुछ खुद ही ले लो, सारा का सारा कुछ खुद जो है ना तुम टेक ओवर कर लो। तो उसका एक स्पेसिफिक उसका एक प्रोसीजर होता है उसका। हम क्या करेंगे? डोमेन एडमिन या एंटरप्राइज एडमिन के अकाउंट से हम लोग लॉगिन हो गए, तो उसके बाद जो है हम लोग उसको रोल सीज कर देते हैं। डोमेन कंट्रोलर के क्रैश होने की सूरत में, ख़त्म होने की सूरत में हम लोग रोल्स को सीज करते हैं। और अगर डोमेन कंट्रोलर अलाइव हो, डोमेन कंट्रोलर जिंदा हो, फंक्शनल हो, फिर हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोज अपग्रेड कर रहे हैं या हार्डवेयर हम लोग चेंज कर रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि पहले वाले से रोल दूसरे वाले पर ट्रांसफ़र कर दें। या टास्क ये दिया गया कि पहले हमारे पास जो है ना वो पेडिस्टल सर्वर थे, जो आम डेस्कटॉप मशीनें होती है ना, वो उस तरह का सर्वर था। अब हम लोगों ने रैक माउंटेड सर्वर ले लिए इस तरह के, या हम लोगों ने जो है वो ब्लेड सर्वर या एच सर्वर वगैरह डेल के एच सर्वर ले लिए। अब हमें टास्क ये दिया गया कि हार्डवेयर को चेंज करो। हम लोगों ने एक नया एडिशनल डोमेन कंट्रोलर लगाया। अब पुराने वाले को हम लोगों ने डीसी प्रोमो करके रिमूव करना है, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने रोल्स ट्रांसफ़र कर दें। तो फिर उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? रोल को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। अब रोल्स ट्रांसफ़र करने के लिए आप लोग अपने पहले वाले डोमेन कंट्रोलर पर लॉगिन करोगे, जो आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर होगा। ये जरा गौर से देखें, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे आप लोग लॉगिन करोगे। अच्छा, ये काम 2 तरह से किया जा सकता है। ये काम हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से भी कर सकते हैं, ये काम हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से हम लोगों ने ये काम करना हो
तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से लॉगिन हो गए। इस वक्त मैं जिस एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से लॉगिन हो, ये एडमिनिस्ट्रेटर मेरा डोमेन एडमिन भी है, एंटरप्राइज एडमिन भी है, स्कीम एडमिन भी है। आपने कंफर्म करना, मेंबर ऑफ पे क्लिक करना, देखें डोमेन एडमिन भी है, एंटरप्राइज एडमिन भी है, स्कीम एडमिन भी है, तीनों ऑप्शन वो चीज़ें इसके पास हैं। अब मैंने रोल्स को ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने डोमेन पर राइट क्लिक करूँगा और ऑपरेशन मास्टर पर क्लिक करूँगा। डोमेन पर राइट क्लिक करूँगा और कहाँ पर क्लिक करूँगा, ऑपरेशन मास्टर पे। अभी इसका रीड कौन सा है, द ऑपरेशन मास्टर मैनेज द allocation of read pool to the other domain controller, only one server in the domain perform this role। यहाँ से मैंने चेंज पे क्लिक किया, करंट डोमेन कंट्रोलर इन द ऑपरेशन मास्टर ट्रांसफर द ऑपरेशन। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं कि आपने ये इसको ट्रांसफर करना, तो आप दूसरे वाले उससे जो है वो करोगे, क्या नाम अपना, कनेक्ट करोगे। अच्छा, पीडीसी को चेक करते हैं, पीडीसी के ऊपर देखें, उसमें भी डेफिनेटली इसी तरह का ही इसका बिहेवियर होगा। ठीक है, जब आपने रोल्स ट्रांसफ़र करने हैं, जिस मशीन पर आपने ट्रांसफ़र करना है, तो आप उस मशीन पर लॉगिन करोगे जिसको आप ये रोल देना चाह रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं एडीसी को ये रोल देना चाह रहा हूँ, तो मैं एडीसी वाली मशीन पे है, mcitp.com के ऊपर राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज़ पे आ गए। सॉरी, राइट क्लिक किया, ऑपरेशन मास्टर पे आ गए। ऑपरेशन मास्टर करंट इसका DC01 है। तो ट्रांसफर द करंट ऑपरेशन मास्टर रोल द फॉलोइंग कंप्यूटर, क्लिक चेंज। वो क्या कह रहा है, आर यू श्योर वांट टू ट्रांसफर द रोल, यस किया, रोल ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब ऑपरेशन मास्टर DC02 हो गया। पीडी सिमुलेटर भी DC01 है, DC02 को बनाना, चेंज पे क्लिक किया, यस पे क्लिक किया, वो भी चेंज हो गया। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, सेलेक्ट किया, चेंज पे क्लिक किया, यस किया, ओके। ठीक है, 3 रोल जो है वो ट्रांसफर हो गए। अब मैं अगर यहाँ पे करता हूँ नेट डॉम क्यूरी फेसनो, तो अब स्कीमा मास्टर वो पहले 2 रोल को छोड़ के बाकी 3 रोल जो DC02 के पास दिखा रहा होगा। नेट डॉम क्यूरी फेसनो किया, वो क्या कह रहा है कि स्कीमा मास्टर डोमेन नेमिंग मास्टर अभी तक स्टिल DC01 है, जबकि पीडी सिमुलेटर जो है रीड पूल मास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर हमारा DC02 है। 3 रोल DC02 के पास आ गए, पहले 2 रोल जो है वो अभी तक DC01 के पास है। सर अब ये तीन जो रोल इसके पास आए हैं, हाँ जी। अब पहले वाले डीसी के पास वो रोल नहीं रहे, खत्म पहले हो वाले के पास 2 है ना, अभी तक 2 रोल है। गए। नहीं सर, इसके पास अब खाली दो रह गए, हाँ, तीन उसको दे तीन दिए। तीन दूसरे पे दे दिए, ट्रांसफर किया अभी हम लोगों ने। ट्रांसफर का मतलब दूसरे को ट्रांसफर दे तो ये दिया। होता है कि पास कंट्रोल दूसरे को दे दिए। नहीं नहीं, ट्रांसफर का मतलब दूसरे को दे दिया, यानी कि कहते हैं कि ना, अब ये आप उसके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर का मतलब कि अपने पास से आपने उसको दे दिया है, ठीक है? या गाड़ी आपने खरीदी है तो उसका ट्रांसफर लेटर दे दो। ट्रांसफर लेटर का अब आपकी मलकियत नहीं है, दूसरे की मलकियत है, जिसको बेची आपने उसके नाम का कर दिया। कमांड लाइन इंटरफेस पे आप लोगों ने ये काम करना हो, कमांड लाइन इंटरफेस पे आप लोग काम करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट को आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो। कमांड प्रॉम्प्ट को आप लोग क्या करोगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे। अच्छा, ये जो अभी हम लोग जो रोल वगैरह हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं या सीज कर रहे हैं, ये इसका भी SOP बना हुआ ही है, ये आप लोग मेरे से ये भी ले लीजिएगा। ये जो अभी जो स्टेप परफॉर्म किया ना, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र कंप्यूटर के अंदर किया और उसके बाद राइट क्लिक किया और उसके बाद कंफर्म किया, ये वही चीज़ बता दें। हम लोग किसी भी एक डोमेन कंट्रोलर पे एडमिन एंटिटी एस यूटिल के बाद नेक्स्ट काम किया, COWNECTI। कनेक्ट टू सर्वर होगा।
प्लास्मा मेंटेनेंस के अंदर रोल्स के अंदर जाके सॉरी रोल्स के अंदर जाके मतलब प्लस रोल्स रोल्स फिर कनेक्शन से पहले एंटिटी है फिर प्लस रोल्स रोल्स कनेक्शन देन कनेक्शन देन रोल्स रोल्स फिर उसके बाद प्लास्मा मेंटेनेंस कनेक्शन है फिर नेट सर्वर फिर तक जो सर्वर आएगा उसमें यार ये टोटल कमांड है पहले एंटिटी डिटेल देना है, फिर उसके बाद आप लोगों ने रोल्स लिखना है, रोल्स के बाद आप लोगों ने लिखना है प्लास्मा मेंटेनेंस के बाद जो है फिर उसके बाद सर खुद ही आ जाएगा रोल्स लिखेंगे तो प्रॉम्प्ट पे आ जाएगा इसको करते एडीसी हैं पे सर करते हैं यहाँ से हमने कनेक्शन करेंगे दूसरे मशीन का नाम क्या है? करेंगे कनेक्ट टू द DC01 यूजिंग द क्रेडेंशियल ऑफ द लोकल लॉगिन सर्वर के हम लोग जो जिस यूज़र से लॉगिन हुआ उसी के क्रेडेंशियल यूज़ करते हो उससे कनेक्ट हो गया हो। अच्छा अगर तो रोल सीज करने हो ना तो उसके लिए हम लोग ये सीज वाले सिर्फ कमांड का ये यहाँ पे फर्क है सीज डोमेन नेमिंग मास्टर। अब हम लोग सीज के बजाय क्या करेंगे ट्रांसफर डोमेन नेमिंग मास्टर। अभी तक हम लोग कौन कौन से ट्रांसफर कर चुके हैं एडीसी रीडर्स EDC रीड और इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर ये तीन कर सकते हैं। हम लोग अपने डोमेन नेमिंग मास्टर मेन नेमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कीमा फर्स्ट एंड लास्ट पहले और आखिरी वाला ये दो नहीं होगा। कनेक्शन उसके बाद आपने क्विट करना और आप लिखोगे ट्रांसफर कौन सा करना है ट्रांसफर हम लोगों ने डोमेन नेमिंग करना है या डोमेन नेमिंग मास्टर ये यहाँ पे कमांड आप यहाँ से कमांड से आप लोग उसकी हेल्प ले सकते नेमिंग हो। मास्टर है सर ट्रांसफर नेमिंग मास्टर आर यू श्योर वांट टू द रोल नेमिंग मास्टर ट्रांसफर टू द DC01 देन उसके बाद जो है दूसरा था स्कीमा मास्टर सर इन दोनों जो रोल्स में ट्रांसफर किए हैं ग्राफिंग में ट्रांसफर कर सकते हैं उसी के पास हाँ जी ADS एडिट के जरिए कर सकते हैं वो आप एक्टिव डायरेक्टरी का स्नैपिंग जो है ना regedit 32 DLL वो कमांड याद है आपको किस तरह से लोड करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के ADS एडिट को वो लोड करने के लिए खैर वो मैं अभी देख के बता देता हूँ उसका तरीका ये होता है कि स्टार्ट के अंदर है रन में MMC के अंदर है फाइल के अंदर है ऐड रिमूव स्नैपिंग के अंदर आया हाँ बेकार होती है एक्टिव डायरेक्टरी के एक और स्नैपिंग आ रही होती है लेकिन उसके लिए पहले एक और कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ती है खैर मैं अभी देख के बताता हूँ देख के बता देता हूँ मैं वो कमांड मुझे याद नहीं है। अच्छा हाँ हम लोग वेरीफाई करते हैं कि ये हमारे रोल अभी किस किस के पास है कंट्रोल सी किया CLS किया नेट डाउन क्यूरी फेस्टिवल नहीं हुआ ट्रांसफर सर हमने एडीसी पे बैठ के किया है हमने उसी को वापस दे दी यही उनके पास है डीसी से एडीसी ऊपर वाला हमने एडीसी पे किया है ये वाला यहाँ पे करना है एंटिटीएस यूटिल एंटिटी एसयूटी रोल्स
naming master. Yes. Transfer. Schema master. Domain query FSM. ठीक है, ये सारे का सारे रोल हमारे दूसरे के पास ट्रांसफर हो गए। यहाँ तक क्लियर? ये मेरे से ना एसओपी ले लेना है, इसके अंदर रोल सीज करने का और वो ट्रांसफर करने का, ये चीज़ भी इसके अंदर सारा इसका प्रोसीजर लिखा हुआ है। ठीक है, और ये स्लाइड जो है जिसके अंदर थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया हुआ है। सर जब हम रोबोट सीज कर रहे होते हैं एडीसी, अब एक चीज़ जो मुझे समझ में आई है कि एडीसी जब बनता है उसके लिए फिजिकल रोल्स ट्रांसफर होना जरूरी तो नहीं है, वो बगैर फिजिकल रोल्स के भी आप एडीसी बना सकते हैं। अब अभी हमने रोल ट्रांसफर नहीं किए और इस केस में अगर डीसी हमारा क्रैश कर गया है तो क्या एडीसी सीज कर सकेगा बगैर ट्रांसफर हुए? सीज करने का मकसद ही होता है, सीज करने का मकसद ही ये होता है कि वो अपने पास रख वो लेगा। अपने पास सब रख लेगा। डीसी पे बोले तो सीज करे कि उसके पास आ जाए। डीसी के फेल होने की सूरत में हम लोग सीज करते हैं, डीसी अलाइव हो तो फिर हम लोग ट्रांसफर करते हैं। यानी कि हाँ, एडीसी पे सीज करते हैं। सीज का मतलब होता है स्नैच करना, जबरदस्ती ले लेना। ये हो जाएगा। टेक ओवर कर लेगा।